हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केवीएस के रिमेनिंग टॉपिक्स। देखो, अभी तक तो क्या था, जो मैंने कंप्यूटर का जो सिलेबस कराया था आपको, वो कंप्यूटर का सिलेबस सीईटी की राजस्थान सीईटी के हिसाब से कराया था, है ना। क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि केवीएस में भी कंप्यूटर का सिलेबस है और वहाँ पर बिल्कुल सेम टॉपिक्स हैं जो मैं सीईटी के लिए करा रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्या करता, जो सीईटी का सेक्शन के साथ में ही केवीएस का भी कराता था, और जो केवीएस के अलग से टॉपिक्स थे जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया एंड सोसाइटी हो गया, इंडियन आईटी एक्ट हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन एंड इन्फॉर्मेशन कियोस्क। तो ये जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये भी मैं आपको उसी समय साथ के साथ करा देता। पर अब बच्चों की डिमांड आई है कि सर ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आप इनको कंप्लीट करा दीजिए, तो ये मैं आपको करा दूंगा। क्योंकि देखिए, आपने हमसे ही ये सारा रिमेनिंग टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कंप्यूटर के जो मेजर टॉपिक्स हैं पावर पॉइंट तक, ये वाले, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं कंप्यूटर में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम हो गया, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। तो यहाँ तक के जो सेक्शन है ये तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं बिना देरी करे। अब देखिए, कंप्यूटर में आपके क्या है, 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे और 10 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। जब आप ये डिटेल में सारी चीज़ें देख लेंगे तो वी श्योर कि आप है ना 10 में से 10 क्वेश्चंस अटेंड करने की पोजीशन में होंगे। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब हम इनको देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना में संचार प्रौद्योगिकी होता क्या है, सबसे पहले इसके नाम में ही समझा हुआ। सूचना होती है इन्फॉर्मेशन, संचार होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रौद्योगिकी होती है टेक्नोलॉजी। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे हम सूचना को कम्युनिकेट कर सकें। जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, हम ए बंदे से उसको उठा के बी बंदे तक आराम से पहुंचा सके। हम नहीं उठ के जाएं, हमारी इन्फॉर्मेशन ए से बी तक चली जाए। यही काम होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के सहायता कर मदद लेकर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़िए, इसमें क्या होता है, आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह करना, सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हम क्या करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित है, मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो ए बंदे से बी बंदे तक भेजनी है, हमें उठ के नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर, एक हमारे पास में एक कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंप्यूटर तो है, अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है। सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक खाली डब्बा हो जाएगा। अब इसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी है। सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ओएस, ये आपने पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बारे में भी जानते होंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक होता है जीमेल, ठीक है। तो आपने जीमेल खोला, जीमेल में आपके पास कुछ फोटोज़ वीडियोस थे, तो आपने उसको अटैच करा, मेल लिखा और अपने फ्रेंड को भेज दिया। तो आपने क्या करा, टेक्नोलॉजी की सहायता, इंटरनेट क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये सब चीज़ें फिर भी वेस्ट है। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो आपने जीमेल की सहायता से अपना एक मेल भेजा, वो ए बंदे से बी बंदे तक चला गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बता रहा है कि बिना आपके पास में जब तक इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, डिवाइसेस नहीं होंगे, तो आप क्या है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास में ये सारे इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस होने चाहिए। अब इसमें यही बता रहा है कि वर्तमान समय में वाणिज्य है और व्यापार है ना, कॉमर्स एंड ट्रेड क्या बन गया है, सूचना प्रौद्योगिकी का एक अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूर संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाता है, मतलब फैक्टर माना जाता है, और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। एक उद्योग के तौर पर ये एक उभरता हुआ क्या है, क्षेत्र है। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक, घटक क्या होते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास हार्डवेयर नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी, तो क्या आप इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले पाएंगे? क्या आप इन्फॉर्मेशन को एक बंदे से दूसरे बंदे तक भेज पाएंगे? बिल्कुल नहीं भेज पाएंगे। तो आपको क्या है, हार्डवेयर भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, उसमें एक एप्लीकेशन सिस्टम भी चाहिए, आपके पास इस तरीके का नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क भी के अंदर भी एक प्रोसेसर इस तरीके का अच्छा होना चाहिए, उस नेटवर्क को सपोर्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इन्हीं की सहायता से आप क्या है, अपनी जो
इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखिए मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत क्या है? अगर जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? ये ह्यूमन ही तो मैनेज कर रहा है। कंप्यूटर क्या अपने आप को मैनेज करता रहेगा? नहीं, उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ रही है। ह्यूमंस को मैनेज किया मतलब जो हम हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बंदे ने कॉल घुमाया, अब ये कॉल गया, अपन को जैसे ये इंडिया है, इंडिया से ये अमेरिका भेजना है, ठीक है। अब क्या होता है, पहले क्या होता था, एक बंदा यहाँ बैठा रहता था, वो ट्रंक कॉल यहाँ से अमेरिका के लिए मिलाता था। अब ये काम तो कंप्यूटर तो कर रहा है, परंतु जब आपने यहाँ से अमेरिका कॉल मिलाया और यहाँ इस डिवाइस के अंदर कोई खराबी आ गई, तो इसको कौन रिपेयर करेगा? कंप्यूटर कर लेगा? नहीं, इसको करेगा ह्यूमन जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से फैसिलिटेट किया जाए, है ना। जो आपके जो हिंड्रेंस आते हैं जब भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, तो ये मानव संसाधन उसमें मदद करता है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये क्या है, इनको मैनेज करने का कार्य करते हैं। आ जाइए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। अब प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमें अपने चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है, चाहे धर्म हो, कुछ भी हो, सभी फैक्टरों में, सभी तरफ हमें सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखने को मिल रहे हैं? जैसे मान लीजिए पहले एक गांव हुआ करता था, एक विलेज हुआ करता था, ठीक है, ये एक विलेज हो गया। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक विलेज होता था, ये हो गया विलेज। अब यहाँ पे रहते थे चंपू और चंपू का भाई, ये चंपू और चंपू का भाई हो गया, ठीक है। ये तो चंपू हो गया और चंपू का ब्रदर हो गया, ये वाला मैंने इस पर सी लिख दिया, ये चंपू है और ये ब्रदर है, ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों रहते थे। अब इसमें जो चंपू का भाई था, ये क्या गया, ये तो चला गया अमेरिका, यहाँ से अमेरिका, ठीक है। और ये चंपू का भाई रह गया गाँव में, और ये गाँव में कर रहा है खेती, ठीक। अब इसको क्या है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहायता से अपने भाई को क्या करेगा, मेल भेजेगा, भाई मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये भाई अगर समझदार होगा, अपने भाई से प्यार करता होगा, तो पैसे भेज देगा, वरना बोलेगा तूने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तूने कुछ नहीं करा, तूने ये नहीं करा, इसको उल्टा सीधा सुनाएगा और पैसे भी नहीं भेजेगा, ठीक है, इसका अपमान कर देगा। तो अब भाई इसने क्या करा, इसने अब खुद पढ़ाई ना करके अपने भाई को पढ़ाया, एक ही जना जा सकता था, इसने तो सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस करने वाला क्या होता है, हमेशा पिछता जाता है। इसलिए आपको अपने जीवन में सेक्रीफाइस नहीं करना है। जो ये वीडियो देख रहे हैं समझ जाइए, सेक्रीफाइस ना करें, मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद में आप वो चीज़ रिजल्ट सामने वाले को दें, ठीक है। आप सेक्रीफाइस कर देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी बाद में चल कर। आ जाइए, अब देखिए, तो अब ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अब जो प्रभाव देख रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि इसका प्रभाव सभी जगह, विलेज में भी। आप सोचे नहीं जहाँ शहर है वहीं तक प्रभाव है, ना भैया, अब इसका प्रभाव सभी जगह पहुँच गया। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जहाँ पर इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। अब इंटरनेट, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंटरनेट होगा, तो वहाँ टेक्नोलॉजी तो अपने आप डेवलप हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का मतलब है आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब का इस्तेमाल करके कंबाइंडली आप क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। तो हमें जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव सभी जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पढ़ लीजिए, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गाँव बना दिया है, ठीक है। एक गाँव कैसे बना दिया है, जैसे मान लीजिए गाँव का मतलब होता है, एक गाँव होता है, सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो वो सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। ऐसे ही पूरी धरती क्या हो, एक कॉमन विलेज बन गया है। इसने विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिकाधिक रूप से सूचना के रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। इसके कारण व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को सूचना अर्थव्यवस्था, इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी या फिर नॉलेज इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब इसको इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इसलिए बोल रहे हैं, जो पढ़ा लिखा होगा वही इसका इस्तेमाल कर पाएगा, जो अनपढ़ गंवार होगा वो क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। क्योंकि मेल लिखना है, उसमें पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब किसी को नहीं आता है मेल लिखना, तो वो कैसे करेगा भाई, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी बोल सकते हैं या फिर नॉलेज इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अब देखिए, वस्तुओं के उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित परंपरागत अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी जा रही है और सूचना पर आधारित सेवा सर्विसेज इकोनॉमी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। देखो, सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए, जैसे कि शिक्षा, लर्निंग, स्वास्थ्य, हेल्थ, व्यापार, ई कॉमर्स, प्रशासन, सरकार, ई गवर्नेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस में भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जोर तोड़ से इस्तेमाल की जा रही है, जिससे जनता को क्या होगा,
बेनिफिट दिया जा सके, घर बैठे बैठे उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। उद्योग, अनुसंधान, विकास, संगठन, प्रचार, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में इसने क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसकी काया पलट दी है। ठीक है, पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन भेजना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरनेट नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, कंप्यूटर डिवाइसेस नहीं हो, मोबाइल फ़ोन नहीं हो, तो क्या ये चंपू अपने भाई जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसको कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकता है? अगर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, मान लीजिए इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई या हॉस्पिटल लेके जाना है, परंतु इसके पास पैसे नहीं है किराए के, तो ये अपनी माँ को कैसे एडमिट कराएगा? बताइए, नहीं करा पाएगा ना। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है, काया पलट दी है सभी क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, सूचना प्रौद्योगिकी की इंपॉर्टेंस समझते हैं। जो हमारी सर्विस इकोनॉमी है या जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस नहीं करी होती तो शायद हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो भी इतना ग्रो नहीं कर पाया होता। इसीलिए कहा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का क्या है, आधार है। ठीक है, सॉरी, पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, अब जो पिछड़े देश होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत गरीब गरीब कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची होती तो उन वहाँ के जो लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास शायद नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि देखो, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो करती है वो अपने साथ साथ दुनिया भर की इंफॉर्मेशन से लीक कर जाती है, और वो उससे क्या होते हैं, लोग अवेयर होते हैं। उससे अवेयरनेस से क्या आती है, सोशल प्रोग्रेस आती है, सामाजिक डेवलपमेंट आता है, साथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का क्या किया जा सकता है, उन्मूलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि गरीब जनता है, अब जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल है, मान लीजिए पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक, परंतु आपने इनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी बता दी। कैसे बता दी? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से, कि भाई तुम ऐसे करो कि तुम भले ही पढ़े लिखे नहीं हो परंतु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हो, तुम यहाँ से सामान खरीदो बल्क में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने 10 का खरीदा, आप इसको 12 रुपये का बेच दो तो तुम्हें 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 2 रुपये का प्रॉफिट से तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। हालांकि जब तुम ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें बेचोगे तो ये 2 रुपये की जगह पे क्या होगा, 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, बाद में ये 2 लाख तक पहुँच जाएगा, जैसे जैसे आप ये ट्रेड करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जो किसान भाई हैं, ठीक है, पहले के ज़माने में, अभी तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उनके बच्चे, परंतु जो नहीं पढ़ते हैं वो किसान बन जाते हैं, फार्मर बन जाते हैं, परंतु फिर भी वो खेती बाड़ी करके इस तरीके का अपना बिजनेस तो करते ही रहते हैं ना, जो अपनी फसल उगाई उसको फिर बेच आए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही उनकी निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। जैसे जैसे लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो क्या होंगे, अवेयरनेस आती है, और उससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो निर्धनता गरीबी है उसको मिटा सकते हैं। अब देखिए, सूचना संपन्नता से क्या होता है, सशक्तिकरण होता है, एम्पावरमेंट होता है। किस तरीके से होगा? मान लीजिए ये आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, आप सब एक शादी में गए और ये आप हो, ठीक, ये आप हो गए छोटे से, और ये आपके दोस्त हो गए 4, ठीक है। अब इन 4 बंदों ने आकर आपसे कोई बात कही और आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो क्या होगा, आप अपनी गर्दन कैसे, मुंडी कैसे हिला देंगे, उनकी हाँ में हाँ मिला देंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है नहीं। अगर आपके पास नॉलेज होगी और ये कोई गलत बात कर रहे होंगे तो आप इनको जवाब दे सकते हैं कि भाई तुम ये बात गलत कह रहे हो। ठीक है, तो जब सामने वाला बंदा कोई बात गलत कह रहा हो और आपको उसकी नॉलेज हो, आप एम्पावर किस तरीके से होंगे, जब आप रोज़ इस टेक्नोलॉजी का, सूचना तकनीक का फ़ायदा लेकर आप दुनिया देश इनकी न्यूज़ देखते हो, इनके बारे में जानते हो, है ना, आप अवेयर रहते हो हर चीज़ से, तो आप क्या होगा, किसी की बातों में नहीं आओगे, आप एम्पावर हो जाओगे। सिंपल सी कहने की बात यहाँ पे ये कह रहा है कि सूचना तकनीक की सहायता से लोगों में क्या है, सशक्तिकरण आता है, लोग अवेयर होते हैं। ठीक है, सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में क्या लेकर आती है, पारदर्शिता लेकर आती है, और इसके साथ में भ्रष्टाचार कम होता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए एक सरकारी ऑफिस है, आप इस सरकारी ऑफिस में गए, ठीक, आपको एक फॉर्म भरवाना था, फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते, ये बंदा ही करेगा, या फॉर्म निकाल के देना था, फॉर्म खरीदना था, चलो मान लीजिए फॉर्म लेना था, ये सरकारी ऑफिस है, ठीक है। अब इस ऑफिस में जब आप गए तो इस बाबू ने कहा, भैया 1,000 रुपये दो, मैं आपको फॉर्म निकाल के दे दूँगा। ठीक है, आपने क्या करा, इस ऑफिस में गए थे, इस ऑफिस की वेबसाइट पे गए और वहाँ जाके देखा कि इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है। वहाँ पता चला इसकी फ़ीस तो सिर्फ 80 रुपये है। कितनी है? 80 रुपये, मात्र 80 रुपये। यहाँ पर लिखा क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है,
फ़ीस कितनी है? मात्र 80 रुपये है। तो ये कितने चार्ज कर रहा है? ये 920 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है। तो आपने क्या करा, अपने मोबाइल फ़ोन में जब ये देखा तो इस बाबू को दिखाया कि भाई देख, तू मेरे से बहुत गलत पैसे ले रहा है, 80 रुपये के 920 रुपये चार्ज कर रहा है। तो क्या होगा, आप इसको डरा सकते हो, धमका सकते हो कि भाई तूने गलत किया, अब मैं तेरी कंप्लेंट करूँगा। तो ये क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार भी कम होता है। जो ये भ्रष्टाचार करना चाह रहा था कि उसको लग रहा था कि आपको पता नहीं है, पर आपने क्या करा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको ये बता दिया कि भाई देख, इसकी फ़ीस सिर्फ 80 रुपये है। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आई है। ठीक है। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने, नीति निर्धारण, निर्णय लेने में किया जा सकता है। नए रोजगार को सृजन करने में किया जा सकता है। इसका प्रयोग मतलब इसका इस्तेमाल सरकारी नीतियों को असरदार बनाने में भी किया जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, टूल्स क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है ए बंदे से लेके बी बंदे तक, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा ही था, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं पहुँचा पाएंगे। अब ये देखिए, मैं एक आदम ज़माने का कंप्यूटर आपके लिए लिख कर आया हूँ, क्योंकि देखो नए ज़माने का तो आपने देख रखे हैं, तो पुराने ज़माने का ही देख के एंजॉय करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने हो गया एक मॉनिटर, ये हो गया कीबोर्ड, अलग ही तरीके का कीबोर्ड। इसमें देखिए जो स्पेस बार है कितनी मोटी, कितनी बड़ी तरी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन भी इसी में अटैच्ड है। मोबाइल फ़ोन क्या मतलब क्या बोलते हैं, लैंडलाइन है ना, लैंडलाइन रिसीवर भी यहाँ पर अटैच्ड है। तो ये किस लिए अटैच्ड है, क्योंकि जब तार रिसीव किए जाते थे, टेलीग्राम जो रिसीव किए जाते थे, तो वो इंटरनेट की सहायता से या फिर जो टेलीफोन लाइन से, उसी की सहायता से इनको प्रिंट कर लिया जाता था, ठीक है। अगर ये वायर होगा तभी आपके साथ इस जो पीसी है, इसके अंदर आप क्या रिसीव कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिसीव किया जा सकता है। अब देखिए, कंप्यूटर संचार एंड नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क जिसको समझते हैं, क्या होता है ये। देखो, कंप्यूटर संचार और कंप्यूटर कम्युनिकेशन में अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हम क्या होगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को नहीं भेज पाएंगे। आज ये पढ़ते हैं इसके बारे में। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो। वर्तमान युग में यदि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी प्रकार से नहीं जुड़ा है तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा हो तभी वो क्या होगा, उपयोगी साबित होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये कंप्यूटर हमारे लिए एक डब्बा होगा, जो हम पीछे ही डिस्कस कर चुके थे। आ जाइए यहाँ पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से सूचनाओं व डाटा को आदान प्रदान को क्या कहता है, डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस टर्म को थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि देखो एक क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम क्या भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं या डेटा को भेज रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है, आदान प्रदान करना। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, यहाँ से आपने क्या किया, कोई इन्फॉर्मेशन थी, वो आपने इस मोबाइल फ़ोन में भेजी। अब इस मोबाइल फ़ोन से होते हुए इस कंप्यूटर में आएगी, इस कंप्यूटर से होते हुए दूसरे कंप्यूटर में चली जाएगी, और यहाँ पे बैठा हुआ बंदा इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो क्या होता है, आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसको भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए मीडियम्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी आपके पास ही रह जाएगी, वो किसी तक पहुँच नहीं पाएगी, और फिर इस प्रोसेस को आप क्या नहीं कहेंगे, डेटा कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता। कब नहीं कहा जा सकता, जब आपके पास में इनमें से कोई सी भी एक चीज़ नहीं होगी, ठीक है, डिवाइसेस नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप हो, आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड करी और सामने वाले को भेज दी। भैया सामने वाले के पास कोई मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, तो वो क्या इसको रिसीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं वही मोबाइल फ़ोन, ना उसके पास लैपटॉप, ना टीवी, ना कुछ, बस उसके पास आईडी थी। भाई आईडी खोलने के लिए तो इन चीज़ों की डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके पास में क्या है, जो टूल्स हैं ना वो सारे होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन भी है तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तब भी नहीं आएगी, क्यों, इसमें इंटरनेट नहीं है, ठीक है, तब भी समस्या है। तो जीवन में समस्या तो हमारे जीवन में है ही यार, कभी इंटरनेट नहीं है, कभी मोबाइल फ़ोन नहीं है, कभी क्या नहीं है, कभी क्या नहीं है, और कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। तो कम्युनिकेशन होने के लिए क्या है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ये सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे अथवा राह में कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकता है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका है। ये जो इस तरह का इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास में डेवलप हो चुका है। हमारे पास एक सैटेलाइट है, हमारे पास में जीपीएस अनेबल्ड जो व्हीकल्स हैं वो आ गए हैं, हमारे पास बहुत अच्छे टावर डेवलप हो गए हैं, ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर्स भी हैं, हमारे पास मोबाइल भी हैं, हमारे पास लैपटॉप भी है। तो हम क्या है, कंप्यूटर की सहायता से, इन सब डिवाइसेस की सहायता से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज ईजिली कर पा रहे हैं। ये सब डेटा संचार के बिना संभव नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन तंत्र, होटल रिजर्वेशन तंत्र, एयरलाइंस आदि में हज़ारों टर्मिनल
पोर्टल्स होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से रिजर्वेशन करवा सकता है। ये सब प्रक्रिया डाटा संचार के द्वारा ही संभव हो पाई है। अब देखिए स्टूडेंट, डाटा संचार की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देखो हमें डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो हमारे पास में क्या होगा, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फिजिकल मीडियम नहीं होगा तो क्या हम जो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, लिखी है, वो रिसीवर तक भेजना चाहता है तो चली जाएगी बिना फिजिकल मीडियम के? तो नहीं जाएगी। हमें क्या चाहिए होगा, फिजिकल मीडियम। और ये जो फिजिकल मीडियम है इसे ही क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये इन टर्म्स में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम? तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, जो फिजिकल मीडियम होता है, जो सेंडर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और रिसीवर तक वो पहुंचाता है, उसी को ही ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है। आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रेषक कौन होता है, सेंडर जो अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। रिसीवर कौन होता है, प्राप्तकर्ता जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। अब इनके बीच में डाटा संचारण के लिए किसी भौतिक माध्यम फिजिकल मीडियम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम, ट्रांसमिशन मीडियम भी कहा जाता है, अथवा संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल सकते हैं और कम्युनिकेशन चैनल भी बोल सकते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन मीडियम कॉमन टर्म है, ये तो आप पढ़ते ही वैसे ही समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए जो चैनल है वही मीडियम हो गया, ठीक है। अब जब हम इसे ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, तो हमें वो टर्म याद रहनी चाहिए, ठीक है। प्रेषण माध्यम को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया। पहले कौन से हो जाएंगे, तार वाले माध्यम, जिसके अंदर एक तार होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं ना, वायर, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है तार वाले। और बेतार वाले माध्यम जिनमें वायर नहीं होता, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स। अब आज मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, बिना तार के ही तो कर रहे हैं। अपने फ़ोन को यहाँ चार्ज कर लेते हैं, टावर वहाँ लगा हुआ है, वहाँ से अपने सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। देखो ये आप वीडियो देखिए, तार वाले माध्यम कौन से हो गए, ये ऊपर वाली फोटो तार वाले दिखाई दे रही है। इस तरीके से तार होते थे पहले के ज़माने में, अभी भी होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं या कोटेड होते हैं। तो इस तरीके से 3-4 बारों की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो बेतार वाला माध्यम कौन से हो गए, ये बेतार वाले माध्यम हो गए, ये इंटरनेट हो गया, इस कंप्यूटर तक आ रहा है और ये पूरा वायरलेस सिस्टम बना हुआ है। तो ये कौन सा हो गया, बेतार वाला माध्यम हो गया और ये तार वाला माध्यम हो गया, ठीक है। आ जाइए अब देखिए तार वाले माध्यम, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, अनट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। तो इनको समझते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं वायर ट्रांसमिशन मीडिया। देखो इसमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, केबल का प्रयोग किया जाता है। केबल वायर्स, ये आप जो दिख रहे हैं, ये केबल वायर्स, इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें निर्दिष्ट मीडियम है ना, गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है ना। निर्दिष्ट मीडिया इसलिए क्योंकि आपने जिस केबल को जिस कंप्यूटर तक पहुंचाया, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ए तक इसको भेजा और एक वायर ये कंप्यूटर सी तक पहुंचा, तो अब ये गाइड कर दिया कि भाई जो इस वायर से इन्फॉर्मेशन जाएगी वो इस कंप्यूटर तक ही जाएगी, जो इस वायर से जा रही है वो कंप्यूटर ए तक ही जा रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने इस वायर के थ्रू क्या है, इन्फॉर्मेशन को गाइड कर दिया कि भाई तुम इस ए कंप्यूटर तक ही पहुँचोगी। इसीलिए क्या हुआ, इसको क्या बोला जाता है, गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। तार वाले माध्यम को क्या कहा जाता है, गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म को याद रखना है, ठीक है। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको वो चीज़ अच्छे से रट जाए, याद रहे एग्जाम तक। प्रयुक्त किए जाने वाले तारों के आधार पर ये माध्यम निम्न प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं, आ जाइए। देखिए पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल किस तरीके होती है, जैसे अंटा लगा हुआ है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्ट हो रखी है एक पेयर, एक केबल दूसरे में ऐसे ट्विस्ट हो रखी है, ठीक है। और ये दूसरी होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये देख रहे हैं इस पर कोई शील्ड, ये जो हो गया एक, ये कोटेड हो गई ब्लू कलर की। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो वायर्स हैं इनके ऊपर कोई शील्ड चढ़ी हुई है, नहीं चढ़ी हुई है, तो इसे बोलेंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा शील्ड क्या होती है, आगे लेके चलेंगे। अब देखिए सामान्यतः जो टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में तथा अनेक कार्यालयों में पहले से ही प्रयुक्त हो रही है, इस प्रकार के केबल में क्रॉस टॉक की अधिक संभावना होती है। तो क्रॉस टॉक की संभावना क्या होती है, एक तो क्या होता है, ये वायर आपस में बहुत पास में होते हैं और इनमें कोई है ना शील्ड भी नहीं चढ़ी होती। तो क्या होता है, एक वायर से दूसरे वायर में इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है,
सिग्नल तारों में से सिग्नल जा रहे हैं, एक सिग्नल से दूसरे तार तक वो सिग्नल पहुंच जाती है। इस वजह से कभी कभी कॉल हम ए को लगा रहे होते हैं और बी को पहुंच जाता है, तो उसमें कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि जो हम टेलीफोन वायर्स में इस्तेमाल करते हैं तो वो वायर किस प्रकार के होते हैं। वहाँ पे आपके सामने ऐसे ऑप्शन लिखे आएंगे, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो उसमें से आपको इस चुनना है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, UTP बोला जाता है इसको, ठीक। आ जाओ आगे। अब देखिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल किस तरीके की दिखाई देती है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है शील्ड। ये जो पेयर केबल है इसके ऊपर ये शील्ड चली हुई है जाली की, तो ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये जो इस तरीके शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इनकी जो संचार जो इनको इस्तेमाल किया जाता है 1 किलोमीटर तक की इस डिस्टेंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, और ये टावर बी है, तो इस टावर की 10 किलोमीटर की दूरी है। तो अपन क्या करेंगे, हर 1 किलोमीटर पर एक क्या है रिपीटर्स का प्रयोग करेंगे इस 10 किलोमीटर तक, क्योंकि ज़्यादा लंबी का डिस्टेंस होगा तो इसकी जो सिग्नल क्वालिटी होगी वो गिर जाएगी, और हमें सिग्नल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है, रिपीटर्स का प्रयोग करना होता है। तो ये रिपीटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, इतना सा याद रख लें। और इन जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1 से 2 Mbps होती है। 1 से 2 MB मतलब आपको पता ही है मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको पहले पढ़ा दिया था। अब आ जाइए यहाँ पर, ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के संचारण में किया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो कितनी दूरी तक, 1 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड कितनी होती है, 1 से 2 Mbps पर सेकंड होती है। अगर हमें ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल हैं अगर इनकी लंबे दूरी तक के लिए इनको इस्तेमाल करना है तो हमें इसका इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, रिपीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि अगर हर 1 किलोमीटर के बाद क्या होता है, स्पीड घटती चली जाती है, तो हमें 1 किलोमीटर पे क्या है रिपीटर लगा देंगे जिससे उसकी स्पीड मेंटेन रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया ये रिपीटर्स वाला। चौथा पॉइंट हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का उपयोग एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के संचारण में किया जा सकता है। एनालॉग किस तरीका होता है, एनालॉग वेवी फॉर्म का होता है, और डिजिटल किस तरीके फॉर्म होते हैं, ब्लॉक्स फॉर्म के सिग्नल्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है, ब्लॉक्स फॉर्म के सिग्नल्स होते हैं, थोड़ा याद रख सकते हैं। ये तो हो गया एनालॉग और ये दूसरा हो गया डिजिटल, ठीक है, ये याद रख लें। संचारण में किया जाता है, ये तुलनात्मक रूप से सस्ता व इसका उपयोग काफ़ी आसान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अब देखिए कोएक्सियल केबल, ये कोएक्सियल केबल क्या है, जो हमारा केबल वायर होता था, केबल टीवी लगा रहता था, ठीक है, डिश एंटीना जिसे बोलते हैं, तो ये क्या है, ये उसमें इस्तेमाल होता था। देखो कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी, इतना से याद रखना, केबल टीवी में इन कौन सी तार का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, तो वहाँ पर आपको याद रखना है। देखो के से क से को, ऐसे याद कर ले, क को, तो केबल टीवी में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ट्रांसमिशन, ये लंबी दूरी के टेलीफोन संचारण कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने व लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। लोकल एरिया क्या है, LAN हो गया, ठीक है। तो उसमें हम कौन सा लैन में किसका इस्तेमाल करते हैं, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। केबल टीवी में कौन सी केबल का इस्तेमाल करते हैं, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये इन पॉइंट्स को याद रखना है कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तीव्र गति बैंड नेटवर्क, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कम दूरी पर स्थित कोई कंप्यूटर है तब भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, केबल टीवी वायर्स में भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल 2 प्रकार के होते हैं, पहले कौन से होते हैं, थिन नेट, दूसरे कौन से होते हैं, थिक नेट। अब देखो थिन नेट है, थिन से पता चल रहा है ये लचीले होंगे, सस्ते होंगे, थिन होंगे, बहुत बारीक होंगे, और इन्हें लगाना आसान होगा। अगर कोई चीज़ सस्ती है, कोई लचीली है, तो उसे लगाना भी आसान होता है। ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम में लिए जाते हैं। और जो थिक नेट है, जो मोटे आते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, अतः इन्हें काम में लेना कठिन होता है, और इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में अधिक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनका नेटवर्क कहाँ है, नेटवर्किंग में कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, थिन नेट, और थिक नेट मोटे वाले कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, केबल टीवी में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कोएक्सियल केबल का, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोएक्सियल केबल का उपयोग जो मध्य दूरी है ना, मीडियम रेंज के संचारण में किया जाता है। इसमें बाहरी जाली की
उपस्थिति के कारण विद्युत विरोध इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है और इसकी बैंड विड्थ भी ट्विस्टेड पेयर की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सर्वाधिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में क्या होते हैं, महंगे होते हैं थोड़े से। ट्विस्टेड पेयर कौन सी हो गई, 1 2 जिसमें अंटे लगे हुए थे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाशीय तंतु केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये आप देख रहे हैं एक तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो सबसे ज़्यादा नवीन है, सबसे ज़्यादा न्यू है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सबसे लेटेस्ट टाइप ऑफ केबल है। दूसरा, इसमें जो कम्युनिकेशन करने के लिए हम जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो केबल थी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का इस्तेमाल किया जाता, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखना, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो इसकी जो कोर होती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर होती है वो मनुष्य के बाल से भी बहुत ज़्यादा थिन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी पतली होती है। अपना जो बाल होता है उससे भी बहुत पतला है, इसका एक कोर होती है। कोर, ये जो कोर दिख रही है ये किसकी बनी होती है। अब जो ये थिन होती है ये कोर किसकी बनी होती है, कोर लिख दो यहाँ पर। कोर बनी होती है प्लास्टिक प्लस ग्लास, कांच की बनी होती है। प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है ये कोर, ये याद रखना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जो ये इसके ऊपर जो क्लेडिंग चढ़ी हुई है ये हल्की पतली परत है, किसकी, कांच की हल्की पतली परत है। और बाकी जो इसके ऊपर कोटिंग है, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन है, आउटर जैकेट है, तो ये सब क्या है, इस कोर की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर अलग अलग लेयर चढ़ाई गई हैं जिससे इसकी कोर की प्रोटेक्शन हो। ये कांच का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, तो टूटे ना, ब्रेक ना करे, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। आज इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। देखो, तार वाले डाटा संचारण में प्रयुक्त होने वाली ये सबसे नई प्रकार की केबल है जो हमने ऊपर देखा। इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर किसका, लाइट तरंगों का संचारण होता है। ये संचारण एनालॉग रूप में ना होकर किस रूप में होता है, डिजिटल रूप में होता है, ठीक है। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केवल आदमी के एक बाल से भी क्या होता है, पतला होता है, अत्यधिक लचीला होता है। इसका व्यास कितना होता है, 2 से लेकर 125 माइक्रोमीटर होता है। इसके भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, जो कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है। ये अपन ने अभी देख ही लिया और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे पॉइंट से, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट याद करके वहाँ लिख दिया था बस मैंने, ठीक। प्लास्टिक से निर्मित होता है। इसके चारों ओर कांच की ही एक क्या होती है, पतली परत चढ़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लेडिंग कहा जाता है। व्हाट इज क्लेडिंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा है तो आप इसको याद कर लीजिए। क्लेडिंग क्या होती है, क्लेडिंग एक हल्की पतली कांच की परत होती है जो किसके, कोर के ऊपर चढ़ी होती है। अब देखिए, क्लेडिंग का अवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कोर की तुलना में कम होता है, क्योंकि कोर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोर है, ये इस तरीके से मैंने कोर बनाया, ठीक है। तो अब इसमें जो लाइट ट्रेवल करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण करती है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट क्या है, बाहर निकल जाएगी, ठीक। आ जाइए यहाँ पर। जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों, दो भिन्न अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अववर्तित होने के बजाय परावर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मीडियम ए क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या है, वाटर, ठीक है। अब यहाँ से इंसिडेंट रे जो एक लाइट भेजी उसको जाना तो ऐसे सीधे था, परंतु ये क्या हुई, ये यहाँ पर बैंड हो गई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट हो गई, अपने पाथ से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, मुड़ गई थोड़ी सी, ठीक है। अब अपन ने ये एंगल बढ़ा दिया, एंगल बढ़ाने के बाद क्या हो गया, 90 डिग्री पर क्या हो गई, बैंड हो गई, क्रिटिकल एंगल बोला गया इसको, ठीक है। अपन ने यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। ये एंगल थोड़ा बढ़ा दिया तो ये 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर गई। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एंगल को और इस साइड में लेके जाएंगे तो ये एंगल अपन ने जैसे ही बढ़ाया तो ये टोटली क्या हो गई, इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। और इसी मेथड का इस्तेमाल करके अपन इसमें लाइट को क्या है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो, इस एंगल पर लाइट को भेजा जाता है, जिससे क्या हो, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और तीव्र गति से होता रहे। आगे लाइट बढ़ती जाएगी तो कम्युनिकेशन भी होता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर केबल की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं, फलस्वरूप संचारण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते हैं। तंतु में कांच की परत, क्लेडिंग के चारों ओर एक और जैकेट और होता है जो क्या है, इसे आवश्यकता मजबूती प्रदान करता है। अधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर फिट हो सकते हैं। आ जाइए, ये देख सकते हैं एक महीन में कितने, हजारों प्रकाशीय
तंतु यहाँ पर फिट हो सकते हैं। कंप्यूटर से विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होते हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से केवल प्रकाशीय क्या होते हैं, संकेत ही प्राप्त होते हैं। अतः विद्युत संकेतों को प्रेषित करने से पूर्व एक परावर्तक कन्वर्टर की सहायता से प्रकाशीय संकेतों में परावर्तित करना पड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर केवल डाटा संचारण की एक बहुत ही विश्वसनीय तथा सुरक्षित साधन है, क्योंकि इस केबल से डेटा चुराया नहीं जा सकता। तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डेटा संचारण के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डेटा संचारण की दर 100 MB, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड तक से लेकर 2 GB प्रति सेकंड तक हो जाती है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं ये, ठीक। तो गाइस देखिए, ये आपका हो गया यहाँ पर टूल्स के पार्ट 1 तक, ठीक है। तो टूल्स का पार्ट 1 तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो टूल्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो आप अपने कमेंट्स करते रहिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।